हेलो एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ, द हिंदू के। फेयर ट्रेड इसका टाइटल है। देखिए, कुछ थीम्स होती हैं जो एग्जामिनर्स की फेवरेट हैं, जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की थीम। अगर 10 आप आरसी के पैसेज उठाओगे तो 3 या 4 यानी 30 से 40% आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए आरसी मिलेंगे। तो ऐसी थीम्स को तो मास्टर कर ही लेना है। तो पूरे मन से आज की क्लास को लेना, ताकि ऐसे आर्टिकल्स आप पढ़ना सीख सकें। चलिए क्विज दिखा देते हैं आपको। इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन जो भी आप सीखेंगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में आपको करवाते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी फेयर ट्रेड्स। देखिए, फेयर वर्ड जो है इसके कई मीनिंग्स अंग्रेजी में। आप गोरे को भी फेयर बोलते हैं। जैसे कोई आदमी गोरा है तो आप बोलेंगे फेयर स्किन्ड है, यानी गोरा। फेयर का दूसरा मीनिंग होता है अनबायस्ड या निष्पक्ष, जो किसी की साइड ना लेता हो। और फेयर का तीसरा मीनिंग होता है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। कह रहा है जी ट्रेड करना है हमें, और इस तरीके से करना है जो फेयर हो। यहाँ गोरे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पारदर्शी होने की, ट्रांसपेरेंट होने की और निष्पक्ष होने की। चलिए, कौन सा ट्रेड करना है और कैसे होगा ये फेयर तरीके से, टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। आज आर्टिकल पढ़ने में मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसकी थीम है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको थोड़े आपके लिए नए होंगे। कोशिश करेंगे सब कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकें। कह रहा है जी इंडिया मस्ट डेवलप अ ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी। कह रहा है भारत को डेवलप करना ही चाहिए एक ऐसी कार्बन ट्रेड की पॉलिसी को जो फेयर है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है। समझ गए ना? तो ये ट्रेड किसका करना था? कार्बन ट्रेड करना है हमें। कार्बन ट्रेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे अभी डिटेल में सीखोगे आप। आर्टिकल पढ़ते पढ़ते खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो भारत के पास मौका है, मौके पे चौका मारने की जरूरत है। इंडिया मस्ट डेवलप अ पॉलिसी। इंडिया सब्जेक्ट बनेगा, मस्ट डेवलप इसकी वर्ब बनेगी। डेवलप करना और इवॉल्व करना, किसी चीज़ को विकसित करना है ना, किसी चीज़ को बनाना। चलिए आगे बढ़े। आर्टिकल की वोकेबलरी पर नजर डालते हैं। सारे मोटे मोटे शुरू में वर्ड्स देख लो एक साथ, ताकि आगे पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस ना हो। क्लास यूज़फुल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक दे दिया करो। आपके लाइक्स इस चैनल की ग्रोथ में, है ना, इसकी रीच में बहुत हेल्प करते हैं। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी। पहला जो वर्ड अपने पास है कंटोर। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ जूम इन। कंटोर क्या होता है? किसी चीज़ की रूपरेखा, हिंदी में बोलते हैं रूपरेखा। या जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं तो किसी चीज़ की बाहरी जो, बाहर की जो क्या बोलते हैं इसको, लाइंस होती हैं, उसको कंटोर बोलते हैं। फॉर्म बोल दो, शेप बोल दो। आपको कोई चीज़ बनाने को बताया कि आप ये प्लान बनाओ किसी काम को करने का, तो जब आप डिटेल्ड प्लान बनाएंगे वो बाद में बनेगा। पहले आप मोटा मोटा जो प्लान बनाते हैं कि मैं इतने बजे निकलूँगा, यहाँ पहुँचूँगा, फिर ये काम करके लौटूंगा, तो ये जो मोटा मोटा आप जो प्लान बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, अंग्रेजी में कंटोर कहलाती है। डॉक्टर अंबेडकर लेड आउट द कंटोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर साहब ने ले आउट किया, इस्टेब्लिश किया, बनाया कंटोर्स को या रूपरेखा को, ढांचे को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के। कंटोर को सिल्हूट भी बोलते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी समझो और इसकी स्पेलिंग ज़रूर देखनी है अपने को। आप रात में अगर निकले हो, दूर से कोई आदमी आ रहा है या कोई जानवर भी आ रहा है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है क्या चीज़ है। कभी कभी गलत आइडिया भी लगता है। कोई मोटा आदमी आ रहा हो, आपको लगे कि सांड आ रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है ना अंधेरे में। तो अंधेरे में जो परछाई से आपको दिखती है ना चलती फिरती, उस छाया को बोलते हैं अंग्रेजी में सिल्हूट।
कंटोर से, रूपरेखा से काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है ये, इसलिए इसको अपने सिनोनिम्स में डालेंगे। तो पहले लिख करके देख लो, सिलुएट। स्पेलिंग बनाना बहुत आसान है। पहले लिखेंगे सिल, फिर लिखेंगे हो, और फिर लिखेंगे एट, ETTE। ठीक है, ये स्पेलिंग्स आपको एग्जाम्स में बहुत बार मिली है और आगे भी मिलेगी, ध्यान रखना इसको। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी है। बढ़े आगे। अगला वर्ड है डॉग। डॉगी तो आपको पता ही है, डॉगी यानी कुत्ता। अब डॉगी यानी एक नाउन से एक वर्ब बनाई हुई है आपने डॉग, और इसका मीनिंग भी डॉगी से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी को डॉग करते हैं ना, तो या तो आप उसको बहुत अनॉय करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे कुत्ता आपको भौंक भौंक के कर देता है, या फिर आप उस इंसान के पीछे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, जैसे डॉगी आपके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो ज़िंदगी में ये दोनों गलत काम करने के लिए डॉग नाम की वर्ब यूज होगी। शी फेल्ट दैट समवन वॉज डॉगिंग हर। उसने ऐसा फील किया कि कोई उसे डॉग कर रहा था, कोई उसके पीछे पीछे उसको आकर के उसका पीछा कर रहा था। तो ये तो क्या दूसरा वाला मीनिंग। पहला वाला भी देख लो, परेशान करने के लिए। द एलिगेशंस ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म हैव बिन डॉगिंग द गवर्नमेंट। जो आरोप हैं दक्षिणपंथी नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद के, ये आरोप डॉग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं सरकार को, गवर्नमेंट को। राइट विंग, लेफ्ट विंग आप जानते हैं, कंजर्वेटिव जो है आइडियोलॉजी वो राइट विंग है, लिबरल थोड़ी सी लेफ्ट विंग होती है। किसी को परेशान करने के लिए डॉग करना, हाउंड करना, हाउंड भी कुत्ता ही होता है ना, या किसी को स्टॉक करना या प्लेग करना भी लिखा जाता है। यू विल सी द वर्ड प्लेग इन द आर्टिकल टुडे। प्लेग एक बीमारी है, बहुत परेशान करने वाली बीमारी थी, वहीं से वर्ब को बनाया हुआ है, टू प्लेग समबडी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना वर्जन। देखिए आपने हिंदी बोलते हैं ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में। टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, दिन दुगना रात चुगना तरक्की करना, इज टू वर्जन। द GDP ऑफ द नेशन हैज़ बिन वर्जनिंग। देश की GDP जो है वो वर्जन कर रही है, दिन दुगनी रात दुगनी जो है तरक्की कर रही है। और कैसे? एट अ क्विक पेस, बहुत तेज़ रफ्तार से, क्विक पेस से, फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों से। ठीक है, तो ये वर्जन वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है। इसी का एक सिनोनिम है मशरूम। और ध्यान रखना, ये मशरूम वर्ड जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए। मशरूम्स होती हैं ना तो रातों रात उगती हैं, ये खुम्बियाँ समझते हैं ना, मशरूम्स क्या होती हैं, कीचड़ में उगती हैं, ये खाने की चीज़ है मशरूम्स। तो ये रातों रात उग जाती हैं, बारिश हुई, कीचड़ में सुबह गए, आपको मशरूम बनी हुई मिल जाएगी। तो इसी तरीके से गलत तरीके से बहुत ग्रोथ होती है किसी चीज़ में, तो मशरूम वर्ड से बताया जाता है। सही तरीका हो तो वर्जन बोल दो, थ्राइव बोल दो, फ्लरिश बोल दो, गलत तरीका हो तो मशरूम बोल दो। चलिए बढ़े आगे। लास्ट वर्ड है अपना, सेकंड लास्ट, क्रैंक अप। देखिए क्रैंक अप, गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती है, अचानक से क्रैंक नाम के एक उपकरण को या टूल को यूज़ करके उसको स्टार्ट किया जाता है। क्रैंक लगाएंगे, उसको घुमाएंगे, तो जिद्दी से जिद्दी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, अगर उसमें इंजन सही है और उसमें पेट्रोल है तो, है ना, इंजन है तो क्रैंक अप करना, अचानक से किसी बंद पड़ी चीज़ को स्टार्ट करना। और इसी को ही जंप स्टार्ट या किक स्टार्ट भी बोलते हैं। वो आप एक्टिवा की किक पे खड़े होकर के जंप करते हो ना, या किक मार के अपनी एक्टिवा को, स्कूटर को, बाइक को स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को याद रखना। किक स्टार्ट, क्रैंक अप एंड जंप स्टार्ट, अचानक से किसी चीज़ को शुरू करना। द RBI नीड्स टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्टिमुलस। RBI को ज़रूरत है एक फाइनेंशियल स्टिमुलस को प्रोवाइड करने की। फाइनेंशियल स्टिमुलस क्या होता है? राहत पैकेज किसी काम के लिए, है ना, जिसमें कुछ पैसे आप जो है उस काम के लिए डेडिकेट करते हैं, भाई 1000 करोड़ 5000 करोड़ हम इस काम में लगाएंगे। और ये प्रोवाइड क्यों करना है? ये करना है टू क्रैंक अप द रिकवरी को जंप स्टार्ट करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में आफ्टर कोविड-19, कोविड के बाद। चलिए अच्छे से करवा दिए फ्रेजल वर्ब। क्रैंक नाम के इस उपकरण को देख लेना, गूगल करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लास्ट वर्ड है अपना प्रिकेरियस। जो चीज़ फुल ऑफ डेंजर्स या डिफ़िकल्टीज से भरी हो वो होती है प्रिकेरियस। अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं तो ये एक प्रिकेरियस जर्नी होगी, इसमें खतरा भी बहुत है और मुश्किलें भी बहुत हैं, अनसर्टेनिटीज़ भी बहुत हैं। द वर्ल्ड इज इन ए प्रिकेरियस स्टेट अमिड एवर म्यूटेटिंग वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। दुनिया एक बहुत खतरनाक स्टेट में है, अवस्था में है, प्रिकेरियस या डेंजरस अवस्था में है। और किस चीज़ के लिए? ये है अमिड, इस चीज़ के चलते हुए, अमिड यानी इस चीज़ के बीचों बीच, और वो चीज़ है इस वायरस की बार बार म्यूटेट करती हुई वेरिएंट्स। तो पहले वो आ रहा था ना डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन, फिर अल्फा बीटा गामा, अलग अलग टाइप से कोविड आ रहे थे ना, तो म्यूटेशन हो रहे थे, तो उससे हम बड़े डेंजर में थे, तब का ये सेंटेंस बनाया हुआ है। चलिए प्रिकेरियस को फ्रॉड बोलते हैं, मुश्किलों से भरी हुई चीज़ को, डेंजर से भरी हुई चीज़ को पेरिलस बोलते हैं,
यू विल सी द वर्ड फ्रॉड इन द आर्टिकल टुडे। आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए एक समरी आपको दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए एक कॉन्फ्रेंस है या एक कमेटी है जिसको बोलते हैं COP कॉप। इसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें दुनिया की सभी छोटी बड़ी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और COP की हर साल एक मीटिंग होती है और COP का ऑब्जेक्टिव है कार्बन एमिशंस को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, दुनिया को तबाह होने से बचाना। तो इसी सिलसिले में आज से 20 साल पहले इन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए और इस सिस्टम को बोलते हैं कार्बन ट्रेड मार्केट। इसमें होता क्या था, हर कंट्री को एक कोटा मिलेगा कि कितना धुआं वो छोड़ सकता है मैक्सिमम साल भर में। अगर कोई कंट्री उस कोटा को एक्सीड कर जाए, ज़्यादा धुआं छोड़े, तो फिर उसको पेनल्टी देनी होगी। इससे दुनिया भर की कंट्रीज अपने अपने कोटा में रहेंगी और ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया जा सकेगा। बड़ा अच्छा ये सिस्टम था, लेकिन इसमें खामी थी। खामी ये थी कि ये सिस्टम आज तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसको सिर्फ सोच करके कागज़ों में बना करके छोड़ा हुआ है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इस बार की जो COP की मीटिंग है अजरबैजान में होने वाली है, तो इनके एजेंडा में है इस सिस्टम को चालू करना, क्रैंक अप करना, जंप स्टार्ट करना और होपफुली इस साल ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। इंडिया को इससे बहुत बेनिफिट होगा। अभी आगे आप देखेंगे हमारे जैसी कंट्रीज़ क्यों इतना ज़्यादा बेनिफिट जो है इस कोटा से उठा सकती हैं। शुरू करें आर्टिकल को। आज की टोन है एक तो जी सैंग्विन या ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है इस मीटिंग को लेकर के, और दूसरी टोन है आज की एनालिटिकल, एनालाइज करके बता रहा है भारत क्यों इसमें फ़ायदे में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे जी अहेड ऑफ द 29th एडिशन ऑफ द COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन बाकू अजरबैजान नेक्स्ट मंथ देयर इज़ रिन्यूड एनर्जी इन गवर्नमेंट सर्कल्स। कह रहे जी अहेड ऑफ यानी पहले, बिफोर, और किसके बिफोर, 19वें एडिशन के COP के बाकू के अंदर जो अजरबैजान की कैपिटल है, यानी COP की मीटिंग के 29वें संस्करण में, यानी 29वीं मीटिंग से बिल्कुल पहले। समझ गए ना, एडिशन आप समझते हैं। और ये 29वीं मीटिंग होने वाली है अगले ही महीने। कह रहा है इससे बिल्कुल पहले हुआ क्या, इससे एक महीना पहले बहुत बड़ी रिन्यूड एनर्जी हमने देखी। रिन्यूड यानी फिर से जिंदा हुई, एनर्जी आप ताकत। तो बहुत रिन्यूड एनर्जी को हमने देखा गवर्नमेंट सर्कल्स में, सरकारी गलियारों में। गवर्नमेंट सर्कल्स यानी सरकारें आपस में कैसे बात करती हैं, भारत की सरकार, US की सरकार, UK की गवर्नमेंट, सिंगापुरियन गवर्नमेंट्स। तो सरकारों की बातचीतों में, इनके गलियारों में हमने बहुत बड़ी एनर्जी को देखा एक महीना पहले इस कॉन्फ्रेंस से। और ये एनर्जी क्यों है भाई, ऐसी क्या बात हो गई एक महीना पहले इतना एनर्जी में आ गई सब सरकारें। ये इसलिए आई, टू लगा के बता रहा है, टू एक्सेलरेट इंडियन इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन टू कार्बन मार्केट्स। एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तेज़ करने के लिए भारत की इंडस्ट्री के ट्रांजिशन को या बदलाव को कार्बन मार्केट्स की तरफ। तो ये गवर्नमेंट सर्कल्स यानी हमारी गवर्नमेंट की बात हो रही है, भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में खूब एनर्जी आपको मिलेगी। सारी गवर्नमेंट्स इस चीज़ को प्लान कर रही हैं कि कार्बन इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कार्बन मार्केट में। चलो कार्बन मार्केट अभी आगे पूरा कॉन्सेप्ट आप देखोगे। एनर्जी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। अगर एनर्जी की जगह कोई प्लूरल नाउन होता तो वर्ब यहाँ पे आर आती। ठीक है, इस नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी, देयर का कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब से। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं प्रायर टू। लिख दूँ यहाँ बिफोर या प्रायर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेट करना, किसी चीज़ को तेज बनाना, किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना। कह रहा है जी वाइल द ब्रॉडर थीम ऑफ दिस एडिशन ऑफ द COP इज इंक्रीजिंग एम्बिशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। कह रहे जी जहाँ जो ब्रॉडर थीम है, बड़ी जो थीम है इस एडिशन की, इस संस्करण की, इस मीटिंग की, COP के 29वें मीटिंग की, कह रहा वो है इंक्रीज करना एम्बिशन को या ख्वाहिश को या महत्वाकांक्षाओं को क्लाइमेट फाइनेंस के फील्ड में। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, अमीर देश जो है गरीब देशों को पैसा दें ताकि गरीब देश रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके अपनी क्लाइमेट डिपेंडेंस को या फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम करे। भारत को अमेरिका पैसा दे और भारत यहाँ पे सोलर प्लांट लगाए, है ना, और यहाँ पे कोल का यूज़ कम हो। तो ब्रॉडर थीम तो यही है कि अमीरों से गरीबों तक पैसा कैसे जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू। कह रहे वहीं अ की आइटम ऑन द एजेंडा इज क्लैरिटी ऑन कार्बन मार्केट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम इस पूरे एजेंडा या प्लान की, मीटिंग की एजेंडा की है कि क्लैरिटी कैसे दी जाए कार्बन मार्केट्स के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कार्बन मार्केट 20 साल पहले इन्होंने बता दिया था बनेगी, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, है ना।
ब्रॉडर थीम की वर्ब है इज, ब्रॉडर थीम इज इंक्रीजिंग एम्बिशन, ठीक है ना, ये ब्रॉडर थीम है। और की आइटम यानी इंपॉर्टेंट आइटम की वर्ब है क्लैरिटी, यानी किसी चीज़ में सफाई या अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी वर्ड को देख लेना, बहुत बच्चे इसको गलत लिखते हैं। आप एक्चुअल क्या करते हो, क्लियर से क्लैरिटी बनाते हो, CLEAR क्लियर, और आगे लगा दोगे ITY है ना क्लैरिटी, लेकिन क्लैरिटी में ये ई निकल जाता है, देख रहे हो, स्पेलिंग देख लेना, CLARITY। कह रहे जी अ स्पेसिफिक सेक्शन अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑफ 2015 आर्टिकल 6 lays the contours under which carbon markets or the enabling of trading of prevented greenhouse gas emissions among countries can be operationalized। लंबा सेंटेंस और दो डैश मिल गए, तो क्या करना है, दोनों डैशेस के बीच का जो है उसको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, बाकी का पढ़ेंगे ये बीच का छोड़ के, ठीक है। कह रहा है जी ये खास सेक्शन है, एक कलम है, धारा है, एक प्रोविजन है, और किसके अंडर, 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर। कह रहे जिस सेक्शन का नाम है आर्टिकल 6। कह रहे जी ये खास सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन ले करता है कंटोर्स को, ले करना यानी इस्टेब्लिश करना, कंटोर यानी किसी चीज़ का डिज़ाइन, रूपरेखा। तो सेक्शन 6 जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 वाले का, वो कंटोर यानी कि रूपरेखा को बनाता है। और किस चीज़ के कंटोर, कह रहे जी जिसके नीचे अंडर विच जो कार्बन मार्केट्स हैं, अभी बीच का छोड़ दो, कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड, उनको पैसिव वॉइस में ऑपरेशनलाइज किया जाए या उनको बनाया जाए, चलाया जाए। ऑपरेशनलाइज करना यानी किसी चीज़ को ऑपरेशन में लाना, उसको रन करना। तो ये आर्टिकल 6 से हमें बड़ी सहूलियत होगी। 6 नंबर आर्टिकल में बताया है कार्बन मार्केट कैसे बनेगी और चलेगी। चलो जी बीच वाला पढ़ो, बीच में क्या लिखा हुआ है, ये कार्बन मार्केट्स जो वर्ड है ना, उसके बारे में दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जनरली लास्ट जो वर्ड होता है डैश से पहले वाला, उसी के बारे में कुछ एडिशनल बताया होता है। कह रहा जी कार्बन मार्केट्स कुछ और नहीं है भाई साहब, ये हैं और या हैं ये इनेबल करना ट्रेडिंग को या व्यापार को प्रिवेंटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रीज़ के बीच। तो मैं आपको इसको समझा दूंगा क्या होता है, चलो समझा ही देता हूँ, दूंगा क्या, अभी समझना पड़ेगा इसको। देखो कार्बन मार्केट में क्या है, हर कंट्री को कोटा मिल जाएगा। मान लीजिए इंडिया को कोटा मिला 100 kg कार्बन एमिशंस आप साल में कर सकते हो, इतना ही धुआं छोड़ना है आपको, जिसका वजन 100 किलो। 100 किलो से ज़्यादा होगा तो हमने इक्विपमेंट लगा रखे, हमें पता लग जाएगा, 100 से ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी। और दूसरा कोटा मिला हुआ है जी US को, इसको कोटा मिला हुआ है जी 200 का, क्योंकि इकॉनमी बड़ी है इसकी, इसका काम 100 में नहीं चलेगा। हुआ क्या, भारत ने भरसक कोशिशें की और 100 की जगह 80 किलो पे अपने कार्बन एमिशंस को रोक दिया, 20 किलो के इनके पास कोटा बच गए। अमेरिका ने खूब कोशिश की लेकिन ये 220 तक पहुंच गए, फिर भी 20 किलो ही एक्सीड कर गए। तो ये इंडिया के पास आएंगे, बोलेंगे तुम्हारा 20 किलो का कोटा हमें दे दो, लो हमसे पैसे पकड़ो, 20 किलो हमें दे दो, हमारा 220 पूरा कर पाए हम, 200 प्लस में तुम्हारा कोटा। तो इससे अमेरिका पे पेनल्टी नहीं लगी और भारत के पास जो बचे हुए कोटा थे उससे कुछ पैसा आ गया। इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। दुनिया भर का कोटा उतना ही रहेगा, आपस में कंट्रीज एक दूसरे को कोटा खरीदेंगी, बेचेंगी, और धीरे धीरे करके कार्बन एमिशंस कम होंगे। ठीक है, तो ये कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट यही था, जिसमें ट्रेडिंग होगी प्रिवेंटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की कंट्रीज के बीच में। चलिए आगे बढ़े। सेक्शन 6 की वर्ब है लेज, ले द कंटोर करना, रूपरेखा को बनाना। कार्बन मार्केट्स की वर्ब है कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड। कह रहा है जी कार्बन मार्केट्स इंसेंटिवाइज क्लाइमेट एक्शन बाय इनेबलिंग पार्टीज टू ट्रेड इन कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड बाय द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कह रहा है जी ये जो कार्बन मार्केट्स हैं, जो अभी मैंने आपको समझाई, भारत ने 100 था उसका 80 करके छोड़ दिया, 20 बच गया, अमेरिका को बेच दिया, पैसा कमा लिया। कह रहा है ये जो कार्बन मार्केट है ना, लेने देने का व्यापार है सर्टिफिकेट्स को, ये इंसेंटिवाइज करता है, इंसेंटिव देता है, प्रमोट करता है क्लाइमेट एक्शन को, यानी क्लाइमेट को, या यूं कह दो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन को, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने को। और कैसे, इनेबल करके, सक्षम बना के अलग अलग पार्टीज़ को या फिर देशों को कि वो ट्रेड कर सकें, ले बेच कर सकें कार्बन क्रेडिट्स का, जो मैंने अभी आपको बताए थे। और ये वो कार्बन क्रेडिट्स होंगे जो जनरेटेड बाय होंगे या बने होंगे या तो रिडक्शन से और या फिर रिमूवल से ग्रीन हाउस गैसेस का, उस कंट्री के एटमॉस्फेयर से, उस कंट्री के पर्यावरण से। तो अगर इंडिया ने धुआं कम छोड़ा तो भी 20 किलो बच गया, और मान लीजिए इंडिया ने फॉरेस्ट लगा करके 20-30 किलो धुआं वैसे कम कर दिया, तो भी इंडिया को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो चाहे तो आप रिमूव कर दो ग्रीन हाउस गैसेस को या आप रिडक्शन करो ग्रीन हाउस गैसेस का, तो किसी भी तरीके से कार्बन क्रेडिट के जो आप उसको ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। कह रहा है जी ये सब काम होंगे कैसे, आगे बता रहा है, सच एज बाय स्विचिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी और एनहांसिंग
और कंजर्विंग कार्बन स्टॉक्स इन इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट। ये काम दो तरीके से हो सकता है उदाहरणवश। पहला तरीका ये होगा कि आप स्विच कर दें, बदलाव कर दें कच्चे तेल या फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। आप पेट्रोल की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी चलाएं। और या फिर दूसरा तरीका ये है, आप इन्हांस कर दें या बढ़ा दें या कंजर्व कर लें, बचा लें कार्बन स्टॉक्स को, जिनको आसान भाषा में जंगल कहा जाता है, पेड़ पौधे कहा जाता है। हमारे इकोसिस्टम में पेड़ पौधों में कार्बन जो है स्टोर होकर रहता है ना। वो पेड़ को काटोगे, जलाओगे तो फिर वो कार्बन फिर से आ जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके कार्बन को स्टोर करके रखना है ताकि हवा में वो ना फैले। लंबा सेंटेंस, मेरे ख्याल से मीनिंग समझ लिया होगा। कार्बन मार्केट्स इंसेंटिवाइज करती हैं, मार्केट्स की वो है इंसेंटिवाइज करना यानी प्रमोट करना, इनकरेज करना। ये इंसेंटिवाइज करती हैं क्लाइमेट पे एक्शन को, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने को, सारी पार्टीज़ को इनेबल करके कि वो कार्बन क्रेडिट्स को खरीदें, बेचें। और ये क्रेडिट्स बने होंगे या तो आप रिडक्शन लेकर के आओगे या फिर आप पूरा ही ख़त्म कर दोगे ग्रीन हाउस गैस को अपने देश के एटमॉस्फेयर से। और ये काम आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कच्चे तेल से आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाओ, या फिर जंगल लगाओ जितने ज़्यादा हो सकें, इन्हेंस करो कार्बन स्टॉक्स के कंजर्वेशन को अपने इकोसिस्टम में। चलो, थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ने में, लेकिन ठीक है, नई चीज़ें हैं ना, ये आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। जिस बच्चे को ये पता था पहले से, उसके लिए सेंटेंस पढ़ना बहुत ईजी था। ये कह रहा है जी, सब सेक्शंस विद इन सेक्शन आर्टिकल 6 प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज़ एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स आर परमिसिबल। कह रहा है जो 6 सब सेक्शंस हैं इसी आर्टिकल 6 के नीचे, है ना, आर्टिकल के नीचे सब आर्टिकल होता है, जो कह रहा है वो प्रोवाइड करते हैं हमें सही सही गाइडलाइंस। और किस चीज़ को लेके? दो चीज़ों को लेकर के। पहली चीज़ कि व्हाट काइंड्स, किस तरीके के कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज़ और उनको वेरीफाई करने के सिस्टम जो हैं वो परमिसिबल होंगे। आप कार्बन रिडक्शन कर रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन वो कार्बन रिडक्शन जो है लीगली वैलिड होनी चाहिए। आप ये मत बोलो जी हमारे यहाँ पे आदमी कम हो गए, पॉपुलेशन कम हो गई तो हम सांस कम ले रहे हैं आजकल लोग, है ना। तो ये कोई कार्बन रिडक्शन का कोई तरीका नहीं है। लोग बढ़ गए या लोग घट गए, लोगों से बहुत ज़्यादा कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं आती है, बड़े स्केल पे आती है इंडस्ट्री से। तो कार्बन रिडक्शन की कुछ स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ होंगी जो सारी कंट्रीज़ मानेंगी, और उनको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, मैकेनिज्म क्या होगा, कह रहा है ये आर्टिकल 6 के नीचे सब सेक्शन बताता है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, एंड लगा के बता रहा है, हाउ कंट्रीज एंटर इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट्स सो दैट द कार्बन रिडक्शंस इन वन कंट्री मे बी लीगली क्लेम्ड बाय अनदर। दूसरा ये है कि कैसे कंट्रीज एंटर इनटू होंगी, या एंटर इनटू करना यानी किसी चीज़ में घुसना, कैसे कंट्रीज घुसेंगी बायलैटरल एग्रीमेंट्स में, दो तरफा एग्रीमेंट्स में, ताकि जो एमिशन में रिडक्शन है, कार्बन एमिशन समझते हैं कार्बन छोड़ना, धुएं में जो रिडक्शन है एक कंट्री में, उसको लीगली क्लेम किया जा सके दूसरी कंट्री के द्वारा। तो जैसे भारत और यूएसए का एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई इंडिया में तुम्हारा जितना कार्बन क्रेडिट बचेगा वो हम लेंगे। तो इस तरह से कैसे ये एग्रीमेंट बनेंगे ये भी सेक्शन 6 के नीचे बताया हुआ है। चलिए, लंबा सेंटेंस था, मेरे ख्याल से मीनिंग निकल गया होगा। सब सेक्शंस विद इन आर्टिकल 6 प्रोवाइड गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस देते हैं। और गाइडलाइंस किस चीज़ पे देते हैं? दो चीज़ों पे देते हैं। ऑन लगा के बता रहा है पहली चीज़ व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर परमिसिबल, और दूसरा ऑन लगा के बता रहा है कैसे हाउ कंट्रीज़ में एंटर इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। और ये सब इसलिए होगा सो दैट, ताकि एमिशन के रिडक्शंस एक कंट्री में क्लेम किए जा सकें दूसरी कंट्री के द्वारा। चलिए, सेक्शंस की वर्ब है, सब सेक्शंस की प्रोवाइड्स, काइंड्स की वर्ब है आर, व्हाट काइंड्स ऑफ, है ना, मेथड्स और एक्टिविटीज़ आर परमिसिबल। कंट्रीज़ की वर्ब है मे एंटर इनटू करना, किसी एग्रीमेंट में, संधि में, ट्रीटी के अंदर किसी के साथ इन्वॉल्व होना। रिडक्शंस की वर्ब है मे बी क्लेम्ड। चलिए, आज का आर्टिकल मुझे पढ़ाते हुए उतना मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, खुद पढ़ रहा तो मुझे ईजी लग रहा था ना। एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको ग्रामर का। ये जो एंटर वर्ड है, इसके बाद में कभी कभी इनटू होगा, कभी कभी ऑन होगा, और कभी कभी प्रपोजिशन होगी ही नहीं। देखिए, एंटर का मतलब होता है घुसना, किसी कमरे में, घर में, ज़िंदगी में, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, व्यापार में आप घुसते हैं तो आप एंटर नाम के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी जगह एंट्री मारेंगे फिजिकली या वर्चुअल तरीके से, तो आप वहाँ पे एंटर करेंगे बिना किसी प्रेपरेशन के। एंटर अ रूम, एंटर अ हाउस, है ना, इस तरीके से। एंटर अ टीम, किसी की टीम में आगे तो एंटर द टीम करोगे ना आप। तो जब भी कहीं फिजिकल या वर्चुअल तरीके से एंट्री मारोगे तो आपको एंटर के बाद में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी डिस्कशन में या एग्रीमेंट में घुसे हो, आप किसी के साथ संधि कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, डिस्कशन कर रहे हो, तो उस केस में आपको एंटर के बाद में यूज़ करना है इनटू का।
ठीक है, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू डिस्कशन, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और जब आप कोई नया करियर या रिलेशनशिप शुरू करते हैं किसी जगह पे, ऐसे एंटर करते हैं, तब आप एंटर के बाद में ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, क्लास वर्क है, सभी बच्चे इसको ट्राई दें, वीडियो को पॉज कर लो। द कंपनीज एंटर्ड, क्या लगाऊँ यहाँ पे पार्टनरशिप से पहले, और यहाँ पे जेन एंटर्ड क्या लगाऊँ इस हर न्यू रोल से पहले। देखो जी, पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट ही है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो टीम एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना पार्टनरशिप, तो टीम एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। और दूसरा केस क्या है, जैसे ही जेन ने अपने नए रोल में एंटर किया, यानी नए प्रोफेशन को, करियर को शुरू किया एज प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो जेन एंटर्ड ऑन हर न्यू जो है रोल। चलिए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से चलाना है इसको। आज के क्विज में मैंने पूछा है कब ऑन लगेगा, कब इनटू लगेगा, और कब आपको कुछ लगाना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी, वाइल कार्बन मार्केट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस नियरली 2 decades ago, they have been plagued by opacity and criticism that they only created the illusion of emission reductions। कह रहा है जी, जहाँ पे ये कार्बन मार्केट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया से अमेरिका खरीद लेगा, अमेरिका से कनाडा ले लेगा कुछ, है ना। कह रहा है ये सारी मार्केट्स एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी दो दशक पहले, आज से 20 साल पहले, 2005 के आसपास। कह रहा है जहाँ ये काम बहुत पुराना है, हो चुका है, बातचीत पेपर पे हो चुकी है। कह रहा है वहीं पे ये सभी के सभी परेशान हैं, प्लेग्ड हैं, सफ़र कर रही हैं। और किसके द्वारा? 2 चीज़ों की वजह से। पहली है ओपेसिटी और दूसरी है क्रिटिसिज्म। देखिए, ओपेसिटी यानी अनक्लैरिटी, किसी चीज़ का धुंधलापन, और क्रिटिसिज्म होता है किसी चीज़ की आलोचना। तो ये एक तो अपने अंदर के धुंधलेपन से, इस पर क्लैरिटी नहीं है मार्केट कैसे बनेगी, और इनके क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्लेग्ड हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। और क्रिटिसिज्म ये है दैट दे ओनली क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ एमिशन रिडक्शंस, कि इन्होंने सिर्फ एक भ्रम को, एक इल्यूजन को क्रिएट किया है एमिशन की रिडक्शंस का। तो ये 20 साल में मार्केट्स कभी शुरू नहीं हुई, कभी ऐसा हुआ नहीं इंडिया ने किसी को कुछ बेचा हो, भारत से किसी ने कुछ लिया हो। तो ये एक सपने की तरह बन के बैठी हैं, क्योंकि इनमें क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट बनाएगा कौन, इस पर चलाएगा कौन, यहाँ पे झगड़े होंगे तो उनको निपटाएगा कौन। और इसका क्रिटिसिज्म यही होता है कि इस मार्केट के बनने के बाद भी सिर्फ एमिशन में रिडक्शन का इल्यूजन आपको मिलेगा, सिर्फ भ्रम मिलेगा, एक्चुअल में कार्बन एमिशन बहुत कम नहीं होंगे। मार्केट्स की वर्ब है केम इनटू एग्जिस्टेंस होना, यानी किसी चीज़ का पैदा होना ना, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस में आना। दे आया है मार्केट्स के लिए, दे की वर्ब है हैव बीन प्लेग्ड, राइट। अच्छा, दूसरी वर्ब है दे की क्रिएटेड, इल्यूजन यानी भ्रम। कह रहे जी, ऑल दो सच मार्केट्स हैव रिवाइव्ड, कन्फ्यूजन रिमेन्स अबाउट हाउ क्रेडिट्स में बी वेरीफाइड। कह रहा है हालांकि ऐसी मार्केट जिंदा हो चुकी हैं, रिवाइव हो चुकी हैं हाल ही में, लेकिन आज भी कन्फ्यूजन यही बना हुआ है, कन्फ्यूजन रिमेन्स, कि कैसे क्रेडिट्स को वेरीफाई किया जाएगा। भारत कह रहा है हमने तो 80 किलो छोड़ा है धुआं, तो कौन एजेंसी है जो भारत में बैठेगी पूरा साल और चेक करेगी कि कौन सी फैक्ट्री से कितना धुआं निकला था, 80 निकला था कि या सच में 800 निकला था। तो ये वेरीफाई कौन करेगा, कैसे होगा, इस पे कन्फ्यूजन आज भी बनी हुई है। ठीक है, मार्केट्स हैव रिवाइव्ड, कन्फ्यूजन रिमेन्स। ठीक है, अबाउट हाउ क्रेडिट्स में बी वेरीफाइड, क्रेडिट्स की वर्ब है में बी वेरीफाइड। कह रहा है जी, देयर इज ऑप्टिमिज्म दैट बाकू में सी अ फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। कह रही है ऐसी कुछ आशाएं भी हैं, ऑप्टिमिज्म भी है, आशावाद भी है कि अजरबैजान की कैपिटल में जो बाकू में इस साल की जो मीटिंग है नवंबर में, वो देख सकती है आखिरी समाधान को, हल को, रेजोल्यूशन को इसी प्रॉब्लम का। और दूसरा क्या, एंड दैट द फर्स्ट लीगल क्रेडिट्स में बिगिन टू बी क्लेम्ड बाय कंट्रीज नेक्स्ट ईयर। और जो पहले लीगल क्रेडिट्स होंगे, सही तरीके से बने हुए कार्बन क्रेडिट्स होंगे, वो हो सकता है शुरू हो जाएं क्लेम किए जाने कंट्रीज़ के द्वारा अगले ही साल से। तो इस साल पूरा सिस्टम बन जाए, अगले साल इंडिया कुछ क्रेडिट बेच ले, कहीं से कुछ खरीद ले, है ना, लेन देन शुरू हो जाए, ऐसा ऑप्टिमिज्म इस साल की मीटिंग से हमारा है। चलिए, ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, इसका बिल्कुल उल्टा होता है पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म को सैंग्विन भी बोलते हैं, सैंग्विनिटी, है ना, सैंग्विनिटी नाउन फॉर्म होगी, सैंग्विन एडजेक्टिव होगा। बाकू की वर्ब है मेफेस, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है जहाँ पे कॉप होने वाला है। कह रहा है जी, इंडिया ड्यू टू इट्स वॉलेंट्री कमिटमेंट टू जनरेट हाफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030 स्टैंड्स टू गेन एज अ होस्ट ऑफ सेवरल कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स। कह रहा है जी, जो भारत है, कहाँ गया, इस वजह से ड्यू टू
अपने वॉलंटरी कमिटमेंट की वजह से, अपनी इच्छा से किए हुए एक वादे की वजह से, करवाया नहीं हमसे किसी ने, हमने खुद किया जानबूझ के। कह रहा भारत जो है ना, अपने इस वादे की वजह से जो है जनरेट करने का कम से कम अपनी आधी बिजली को बिना कच्चे तेल के सोर्सेज से 2030 तक, आज की डेट में भी 50% बिजली हमारी कोयले से जल के बनती है, 2030 तक हम चाहते हैं कि 50% से ज़्यादा विंड पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर से बनती हो। कह रहा है ऐसा भारत जो है ना, वो स्टैंड टू गेन करता है, वो एक पोजीशन में है गेन करने की, फ़ायदा उठाने की। स्टैंड टू डू समथिंग, किसी चीज़ को फ़ायदा या नुकसान लेने की पोजीशन में होना। एक ये फ्रेज़ मैं आपको भी करवाऊंगा। और ये कैसे, ये स्टैंड टू गेन करता है एक होस्ट के तौर पे, मेज़बान के तौर पे बहुत सारे कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स का, है ना। तो हमारे यहाँ पे कार्बन को कम करने के प्रोजेक्ट्स हम खुद से लगा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें इस स्कीम का सीओपी में, कार्बन ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, इंडिया की वो स्टैंड्स टू गेन, इंडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इंडिया वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वॉलंटरी कमिटमेंट है कि अपनी आधी बिजली हम बिना तेल के या बिना कोयले के बनाएंगे 2030 तक, आज से 6 साल के अंदर। तो भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया स्टैंड्स टू गेन। अब ये होता क्या है स्टैंड्स टू गेन करना भाई, आप किसी चीज़ के लिए बेनिफिट या लॉस की पोजीशन में होते हैं तो आप स्टैंड टू गेन या स्टैंड टू लूज करते हैं, ठीक है ना। टू बी इन ए पोजीशन ऑफ बेनिफिटिंग या गेटिंग अ लॉस। द कंपनी स्टैंड्स टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द न्यू पॉलिसी चेंजेस। कंपनी जो है एक अच्छी पोजीशन में है बेनिफिट करने की, फ़ायदा उठाने की, बहुत अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंटली नई पॉलिसी में आए हुए बदलाव से। तो कुछ सरकार ने बदलाव लेकर के आया, जीएसटी कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो कंपनी को एक बहुत बढ़िया मौका मिला कि वो अच्छे से इससे कमा सके, बेनिफिट कर सके। अब इसको आसान भाषा में समझना तो क्या लिखूँ, द कंपनी स्टैंड्स टू बेनिफिट की जगह लिखूँगा द कंपनी इज इन अ पोजीशन टू बेनिफिट। ये वाला देख के आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी इज इन अ पोजीशन टू बेनिफिट, इसी को आप अंग्रेजी में लिखते हैं स्टैंड्स टू। क्लियर है सभी का। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन रादर खुद से सब खुद करके दिखाएंगे। क्लास वर्क है आपका, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लास वर्क, ट्राई दे लो इसको। दे स्टूड टू लूज द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे मिस द डेडलाइन। आपको इस फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। पोजीशन वाला वर्ड यूज करके स्टैंड को, स्टूड को, जो भी है तोड़ के बताओ, कमेंट्स में डालना, ताकि आप इसको कॉन्फिडेंटली इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सके। एक बार जब किसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लिख लेते हो ना, अपने आप वो चीज़ मेमोरी का पार्ट बन जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जस्ट मिनट। तो ये स्टैंड टू गेन हो गया। कह रहा है जी एडिशनली देर आर ऑल्सो मशरूमिंग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया। साथ ही साथ रातों रात उगते हुए, पैदा होते हुए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं भारत में, मशरूम होती हुई। और ये वो कंपनियां हैं सेटिंग अप इनोवेटिव फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स, जो सेटअप कर रही हैं, बना रही हैं बहुत ही नए तरीके के फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स को, जंगल लगाने के प्रोजेक्ट्स को, दैट रिपोर्टेडली लॉक कार्बन एंड कैन बी क्लेम्ड एज क्रेडिट्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। जिसको रिपोर्टेड तौर पे या कथित तौर पे लॉक किया जा सकता है कार्बन को, है ना। जो ऐसे फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कार्बन लॉक हो जाएगा और बाद में उसको क्लेम किया जा सकेगा क्रेडिट के तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। समझ पा रहे हो भाई, कोई कंपनी है, मान लीजिए अपने इंडिया की कंपनी है कोई, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करेगी, 1000 पेड़ लगा देगी किसी एरिया में जाके, और लास्ट में बोलेगी कि इन 1000 पेड़ों से हमें 10 क्रेडिट जो है, इतना धुआं हमने भारत की एटमॉस्फेयर से कम किया है, तो हमें 10 क्रेडिट दे दो। ये 10 क्रेडिट जो है हम अपनी किसी और कंट्री में जाके किसी और कंपनी को बेचेंगे, इससे और मुनाफा कमाएंगे। तो एक इससे ये और फ़ायदा हमें होगा, प्राइवेट सेक्टर रातों रात मशरूम कर रहा है और ऐसे इनोवेटिव फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लगा रहा है जिनमें वो कार्बन लॉक करेगा और उससे बाद में ट्रेडिंग करके पैसा कमाएगा। कह रहा है जी ये वो हैं ट्रेडेड थ्रू सो कॉल्ड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स, जो ट्रेडेड होती हैं इसी तरह की कही जाने वाली वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स में, भारत जैसी कार्बन मार्केट्स में। चलिए एंटरप्राइजेस की वो है आर, ठीक है, आर दैट की वो है लॉक। मशरूमिंग, ग्रोइंग, थ्राइविंग, ब्लॉसमिंग, बर्जनिंग, रातों रात दिन दुगनी रात दुगनी जो है तरक्की करता हुआ कोई भी चीज़, मशरूमिंग। कह रहे जी हाँ, इंडियाज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर अमंग द 9 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू मीट एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स बाय 2025। कह रहा भारत की जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, जिनसे सबसे ज़्यादा भारत में धुआं निकलता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। कह रहा है ये उन 9 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री है जो एक्सपेक्टेड है भारत में कि अपने एमिशन की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड्स को, धुआं फेंकने के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर देगी 2025 तक, 1 साल में।
तो ये हमारी आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री से हमें एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है। कह रहा है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिस विल डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट फॉर्मली किक स्टार्ट इंडियाज कार्बन मार्केट्स। कह रहा है और अगर ऐसा हुआ तो रेस्ट्रिक्ट करके पर यूनिट कार्बन की जो है पर यूनिट प्रोडक्शन पे कार्बन को, भाई आप सामान बना रहे हो उसकी हर यूनिट पे कितना धुआं छोड़ा, पर यूनिट प्रोडक्शन पे कार्बन कितना आपसे जो है मार्केट में धुआं छोड़ा गया। कह रहा है जी इसको रिस्ट्रिक्ट करके, इसको लिमिट करके, पाबंदी लगा के ये जो है चीज़ रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट पे डिपेंडेंट होते हुए, उस पर निर्भर रहते हुए आधिकारिक तौर पे या फॉर्मल तरीके से किक स्टार्ट करेगी, अचानक से शुरू करेगी भारत के कार्बन मार्केट को, है ना। भारत में ले बेच खरीदना शुरू हो जाएगा अगर आज ही आप कोई लिमिट लगा दें। चलिए ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस नहीं है, लिमिट लगाने के लिए आया दिस एक्टिविटी विल किक स्टार्ट, क्रैंक अप, है ना, किसी चीज़ को अचानक से शुरू करना। कह रहा जी हाउ एवर दिस विल इन्वाइट कैलकुलेशंस। कह रहा लेकिन ये बात भी है कि इसमें बहुत कैलकुलेशंस होने वाली है, सीधे सीधे हिसाब करना मुश्किल होगा, है ना, ऐसी प्राइवेट कंपनियों का। कह रहा है एंड गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ अ रिलेटेड एनर्जी एफिशिएंसी ट्रेडिंग स्कीम द रन द रिस्क ऑफ नॉट एक्सर्टिंग इनफ प्रेशर ऑन कंपनीज टू कंप्लाई। कह रहा दूसरी बात ये है जी, गिवन यानी देखते हुए, अनुभव को, एक्सपीरियंस को, ऐसी रिलेटेड कार्बन एफिशिएंसी ट्रेडिंग स्कीम का हमारे भारत में एक स्कीम पहले ही बन चुकी है, इसको बोलते हैं पैट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। कह रहा जी देखते हुए एक दूसरी स्कीम को जिसका हमने पहले से रिव्यू ले लिया है, कह रहा है जी इस चीज़ में ना बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी और ये पूरा जो स्कीम है ये रन द रिस्क करता है, इस रिस्क पे सवार है, और ये रिस्क है ऑफ नॉट एक्सर्टिंग इनफ प्रेशर ऑन कंपनीज पे इनफ प्रेशर को एक्सर्ट ना करने का। और इनफ प्रेशर क्यों? टू कंप्लाई, ताकि वो कंप्लाई कर सकें, इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये काम आसान नहीं है, एक एक कंपनी का कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। पहले भी पैट नाम की स्कीम हमने बनाई थी जिसमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाए, तो ये पूरी स्कीम जो है इस पर रिस्क जोखिम बना हुआ है कि इस पर बहुत प्रेशर सरकार नहीं देगी और कंपनी इसको कंप्लाई करने के लिए नहीं बोलेगी। नहीं तो कंपनी बोलेगी हम तो जा रहे हैं सिंगापुर, हम तो जा रहे हैं थाईलैंड, ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स भी नहीं है और जहाँ पे ये सब चीज़ें भी नहीं होती। तो हमें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। दिस की ओवर विल इन्वाइट कैलकुलेशंस। गिवन का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए, गिवन के बाद में नाउन आएगा और गिवन दैट के बाद में आपको क्लोज लगाने को मिलता है ना। जब भी आपको गिवन के बाद में क्लोज मिल जाए, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल जाए, तो गिवन दैट का इस्तेमाल करना है। दैट कंजंक्शन के बिना पेयर नहीं आ सकता। चलिए कह रहा है जी वाइल कैलकुलेटिंग कार्बन सेव्ड इज अ फ्रॉड एक्सरसाइज इंडिया मस्ट एम थ्रू इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज टू इवॉल्व अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर पॉलिसी। कह रहा है जहाँ कैलकुलेट करना कार्बन सेव्ड को, कितना कार्बन आपने बचाया, कह रहा है ये एक बहुत ही फ्रॉड, डेंजरस या बर्डनसम एक्सरसाइज है ना। इसमें बहुत आपको मेहनत लगेगी, बहुत लोगों को आपको इन्वॉल्व करना होगा। कह रहा है जहाँ ऐसा है वहीं इंडिया को एम करना पड़ेगा, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ के जरिए, थ्रू दिस टू टाइप ऑफ बॉडीज़, कि हम इवॉल्व करें, डेवलप करें एक ट्रांसपेरेंट और फेयर पॉलिसी को, है ना, हम खुद से बनाएं। कह रहा है जी दैट इज़ ऑन अ पार विद द बेस्ट इंटरनेशनली। ये वो कार्बन की पॉलिसी होगी जो ऑन पार विद होगी, जो बिल्कुल बराबरी में होगी, पैरिटी में होगी, जो बेस्ट पॉलिसीज़ हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनली। समझ गए? चलो लास्ट में आकर के थोड़ा हैवी हो गया, बस इसमें यही है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ये जो है ना IIMs हैं और जो साइंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वॉल्व करना है और एक ऐसा सिस्टम खुद बना के इंडिया को देना चाहिए, दुनिया के सामने रखना चाहिए, जिससे हम बेस्ट सिस्टम के बराबर आ जाएं और हमारे यहाँ स्मूथ तरीके से कार्बन ट्रेडिंग हो सके। चलिए कैलकुलेटिंग की वर्ब है इज फ्रॉड, यानी किसी चीज़ से बोझिल। इंडिया की वर्ब है मस्ट एम, इवॉल्व करना, डेवलप करना, किसी चीज़ को, है ना, आगे से आगे विकसित करना। चलिए ऑन अ पार विद, पार का मतलब होता है पैरिटी। जब आप किसी चीज़ के साथ ऑन अ पार होते हैं तो आप उसके बराबर होते हैं, और जब आप उसके नीचे होते हैं तो उसको बोलते हैं सब पार या बिलो पार। स्टैंडर्ड के बराबर तो ऑन अ पार, स्टैंडर्ड से कम तो सब पार या बिलो पार। 3 वन वर्ड्स है, याद रखना, बने हुए हैं पैरिटी नाम के वर्ड से। अंग्रेजी में पैरिटी मतलब बराबरी या इक्वालिटी। चलिए कुछ ईडियम्स हैं, ये भी देख लो। रन द रिस्क, रन द रिस्क। देखिए रन द रिस्क का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जोखिम में आना। टू बी इन डेंजर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप इस रिस्क को उठाओगे। इफ़ यू डू नॉट डू दैट यू विल रन द रिस्क ऑफ डूइंग इट, है ना। तो आप डेंजर में होंगे या रिस्क में होंगे इस काम को करने में। रन अ टेम्परेचर, इसका मतलब होता है बुखार होना। टू बी सिक,
रन है टेम्परेचर। अगला है जी रन अमक या रन अमोक, दोनों स्पेलिंग सही हैं। अमोक वाली ब्रिटिश है, अमक वाली अंग्रेजों की है, यानी अमोक वाली ब्रिटिश है और अमक वाली जो है ये यूएस वालों की है, दोनों सही हैं। रन अमक या अमोक का मतलब होता है खुले सांड की तरह घूमना, तरह धक्के खाना। हिंदी में याद रहेगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, टू बिहेव इन एन अनरिस्पॉन्सिबल एंड आउट ऑफ कंट्रोल मैनर। तो खुला सांड कैसा होता है, कहीं भी किसी के सींग मार देगा, किसी के भी पीछे पड़ जाएगा, इस तरीके से जब आप करते हैं तो रन अमक या अमोक करते हैं। रन रॉक शूट ओवर समबडी, इसका मतलब होता है टू डोमिनेट समवन। इसकी कहानी कभी आपको बताएंगे। रफ शॉट क्या होता है, घोड़े के पाँव में कुछ जूते लगाए जाते हैं, है ना, ताकि वो घोड़ा फिसले नहीं, लेकिन उस जूते लगने से घोड़े को बहुत दर्द होता है। तो जब आप किसी को बहुत दर्द देते हैं, डोमिनेट करते हैं, या बारबेरिक तरीके से, निर्दयी तरीके से किसी से बिहेव करते हैं, तो यू रन रॉक शूट ओवर दैट गाय। रन इन द फैमिली मतलब टू बी अ कॉमन ट्रेट। अगर कोई चीज़ आपकी फैमिली में रन करती है तो आपकी फैमिली में वो चीज़ बड़ी कॉमन है, हर आदमी वो काम कर रहा है। जैसे बिजनेस रन्स इन द फैमिलीज ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ियों के फैमिली में, परिवार में, खून में ही बिजनेस दौड़ता है। इट्स अ कॉमन ट्रेड अमंग मारवाड़ीज। चलिए लास्ट है रन ऑफ द मिल, ये एक नाउन फॉर्म है। रन ऑफ द मिल मतलब बिलो एवरेज या अनएक्सेप्शनल, ठीक है, साधारण या ऑर्डिनरी को बोलते हैं रन ऑफ द मिल। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, तो आप रन ऑफ द मिल स्टूडेंट है, कुछ भी आप में खास नहीं है, अनएक्सेप्शनल है, एकदम ऑर्डिनरी टाइप के हैं। देख लेना ये पांचों छह ईडियम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बोल के देख लो, हो सके तो लिख के देख लो, सारी आपको आनी चाहिए। चलिए रैप अप करें क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ। पैरा जंबल का सेट है, आराम से वीडियो को पॉज करो, मैं आपको करवा देता हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको खुद से इसको टारगेट करना है, ठीक है, बहुत ईजी है ये वाला। चलो मैं होप कर रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई दे लिए। अब मेरा एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो यहाँ लिखा हुआ है दीज टारगेट्स और यहाँ लिखा हुआ है दीज मार्केट्स। यहाँ आया कार्बन मार्केट्स और यहाँ पे आया है इंटेंसिटी टारगेट्स। तो मार्केट के बाद में दीज मार्केट आएगा, यानी बी के बाद में डी आएगा, सही बात है। और इंटेंसिटी टारगेट के बाद में आएगा दीज टारगेट्स, यानी ए के बाद में सी आएगा। तो या तो होगा बी डी ए सी या होगा ए सी बी डी, एक ही ऑप्शन आएगा इन दोनों में से। अब आपको अपने ऑप्शन चेक कर लेने हैं, आपको देख के पता लगेगा कि आपको आंसर बन रहा है इसमें बी डी ए सी, क्योंकि आर्टिकल 6 से आप इंट्रोड्यूस कर पाओगे अपने आप को, ए से आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, है ना। मीट एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स, भारत की इंडस्ट्री जो, ये नहीं, पहले आप आर्टिकल 6 के बारे में बताएं, पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट्स के बारे में क्या बताता है, ठीक है, फिर बी डी, फिर लास्ट में ए, फिर उसके बाद में सी। चलो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, कह रहे जी ऑब्जेक्टिव क्या था इस COP2 कॉन्फ्रेंस का जो बाकू में होने वाली है नेक्स्ट मंथ, क्या है इसका मेन मुद्दा, क्या है इसका एजेंडा क्या है। तो इसका एजेंडा बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, एक बार खुद से ट्राई दे लो आप। चलो इसका एजेंडा यहीं शुरू में बताया हुआ है। एजेंडा है जी इंडस्ट्री के ट्रांजिशन, एक सेकेंड, इंक्रीज करना एम्बिशन को क्लाइमेट फाइनेंस पे पहला, और ज़्यादा क्लैरिटी देना कार्बन मार्केट्स पे, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस और कार्बन मार्केट्स। तो इस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, ये आपको बनाना है। ए नहीं बनेगा, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है ना, क्लैरिटी को लाना है, तो बी आपको आंसर बनाएंगे। चलो कह रहा जी सिग्निफिकेंट कंसर्न क्या है भारत की कार्बन मार्केट में या इंप्लीमेंट करने में भारत की कार्बन मार्केट को पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसे कौन सा पास्ट में गलत काम किया है जिससे हमें डर लगता है कि कार्बन मार्केट हम यहाँ नहीं बना पाएंगे। बहुत ईजी है इसका भी। पास्ट में एक हमने सिस्टम बनाया था, पैड सिस्टम, परफॉर्म अचीव टारगेट, जिसको सरकार ठीक से इन्फोर्स ही नहीं करवा पाई, इसको ठीक से कंपनी फॉलो भी नहीं करवा पाई, है ना, कंपनी से। तो रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट इन्फोर्समेंट प्रेशर ऑन इंडस्ट्रीज, सरकार कानून तो बना रही है लेकिन इंडस्ट्री को परेशान नहीं कर रही है कि इसको ठीक से फॉलो करना है, यही रिस्क हमें इस बार भी लग रहा है। रन अमक या अमोक अच्छे से बताया था, रन ऑफ द मिल ये भी अच्छे से आया अभी। क्रैंक अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। सिलुएट सही वाली स्पेलिंग बतानी है चारों में से, ठीक है, लिख करके देखना, 3 तरीकों से तोड़ के बताई थी आपको, लिखोगे आपको स्पेलिंग याद आ जाएगी देखते ही। पेल्यूसिड वर्ड का एंटोनिम पूछा है, चलो ये शायद मैंने करवाया नहीं, खुद से करने की कोशिश करना, डिक्शनरी में चेक करना, फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर्स डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको मैच कर लेना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी आपको एंटर नाम के वर्ड की वजह से, और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास।
ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए, पूरा देखा हो तो पीडी या पीडीआई लिखा करो सर, पूरा देखा और इंटरेस्टिंग लगा, सब कुछ सीखा है ना ये आपका।